सभी भक्तजनों को नमस्कार करता हूँ और सभागार में उपस्थित सभी शोधार्थी और श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमेश वर्मा है और मैं इतिहास से शोधार्थी हूँ और मेरा रिसर्च पेपर जो है वो अखंड भारत सांस्कृतिक आधार के परिप्रेक्ष्य में, ये इसका शीर्षक है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपने कुछ समय पहले इसको टेलीविजन पर बहुत देखा होगा। जब नए संसद भवन का निर्माण हो तब यह चर्चा का विषय बने। इसी में अखंड भारत के जो अलग अलग आयाम हैं उन सबसे बातचीत की और इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा में आपको मीडिया में मिली। मैंने वहीं से ये टॉपिक उठाकर इतिहास की दृष्टि से इसका मूल्यांकन करने की कोशिश की। तो अखंड भारत शब्द और अखंड भारत की जो संकल्पना है उसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण हैं और सबके अलग अलग दृष्टिकोणों के आधार पर अखंड भारत अलग अलग है। हड़प्पा काल से वर्तमान भारत की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आया और हम जब हड़प्पा काल से आधुनिक भारत का नक्शा देखते हैं तो बदलता रहता है धीरे धीरे। जैसे कि अखंड भारत का विचार अर्थशास्त्र के ज्ञाता चाणक्य ने सर्वप्रथम अखंड भारत शब्द अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में दिया। वहां से आधुनिक इतिहास तक आते आते हम अखंड भारत को चरणबद्ध रूप में देखते हैं ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य के तौर पर। 1947 के बाद भारत का विखंडन होता है। और आज हम अखंड भारत की संकल्पना के तौर पर अखंड भारत को ऐसे देखते हैं। इस अखंड भारत में जो रंग है वह एक रंग का प्रतीक के तौर पर जाना जाता है, जबकि हमें लगता है कि संस्कृति का किसी भी रंग से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हम हड़प्पा काल से लेकर आधुनिक भारत में विभिन्न आक्रमणकारी भारत के अंदर आए और वो यहीं पे होकर रहे। हम बात करें आर्यों के साथ तो आर्य यहाँ के हैं और आपकी संस्कृति के नाम से भारत का अलग अलग नाम हमें सुनने को मिलता है। भारतवर्ष आर्यों का दिया हुआ नाम है जो सबसे पहले खारवेल के गुफा में जो कलिंग के राजा थे खारवेल हाथी गुफा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का नाम हमें सुनने को मिलता है ऐतिहासिक तौर पर। इसके बाद जो प्रमाणिक सीमाएं हैं अगर हम देखें तो महाभारत काल में और महाजनपद काल में महाभारत के अनुसार 16 जनपदों में भारत को विभाजित किया गया और बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले अखंड भारत की जो संकल्पना है तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार भारत को एक साम्राज्य के तौर पर अखंड भारत के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार शासन में आते हैं और वह अखंड भारत वैसा ही रहता है जैसा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। अशोक ने उसमें कलिंग का विस्तार किया 261 ईस्वी में। जब कलिंग का युद्ध होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के भारत में कलिंग और ऐड हो जाता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुषाण वंश जिन्होंने उत्तर भारत में अपना साम्राज्य बनाया और उनका कांधार से लेकर नर्मदा घाटी तक विस्तार आप देखेंगे। ये वह समय है जब मौर्यों का पतन हो चुका है और इस समय विदेशी आक्रमणकारी यानी कि कुषाण वंश शासन में है और वह सिल्क रूट पर अपना कब्जा करके रखा है जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी उन्नति हुई और हम कनिष्क काल को इसीलिए एक समृद्ध शासन के तौर पर देखते हैं। उसी समय हम देखेंगे तो भारत के नक्शे में हमें कई सारे कलर दिख रहे हैं। ये अखंड भारत के अंदर पहली बार अलग अलग छोटे छोटे राजाओं का साम्राज्य में देखने को मिलता है। इसके बाद हम जब आते हैं चोल साम्राज्य में, चोलों का शासन जो था वो दक्षिण भारत में था और उन्होंने अपनी संस्कृति को अपना जो साम्राज्य बनाया वो आप देखते हो पूर्व एशिया तक उन्होंने फैलाया और इसी के साथ में उन्होंने वैष्णव संस्कृति का विस्तार भी पूर्व एशिया में किया। मध्यकालीन भारत में हम दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा योगदान हमें अलाउद्दीन खिलजी का, फिरोज शाह तुगलक का और मोहम्मद तुगलक का एक बड़े विस्तारित साम्राज्य के तौर पर देखने को मिलता है। मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि साम्राज्य का क्या धर्म है, मैं बात कर रहा हूँ साम्राज्य के अंदर भारत के क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल।
तो अखंड भारत में मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद तुगलक का भी योगदान था। फिर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हमें भारत का ऐसा नक्शा देखने को मिलता है। ब्रिटिश काल में हमें भारत का नक्शा जो अभी हम देखते हैं आजादी के पहले का, वो ऐसा था और इसके अंदर पूर्व एशिया के साथ साथ पश्चिम एशिया तक का हिस्सा सामने को देखने को हमें मिलता है। अखंड भारत और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो टाइटल है उसका मैं यहाँ पर कंक्लूजन में ये दिखाना चाहता था कि भारत के अंतर्गत जितने भी आक्रमणकारी आए या जो यहाँ के भारतीय राजा थे, उन सब ने मिलकर एक बहुमूल्य संस्कृति का निर्माण किया। सबने सारे राजाओं के अलग अलग धर्मों को संरक्षण दिया, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को बना के रखा। इसी संस्कृति का अगर हम इस्तेमाल करें वैश्विक पटल पर, तो हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार कर सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि पर्यटन की दृष्टि से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सहयोग इसमें रहे और भारत में पर्यटन का विकास। थैंक यू।